हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। चलिए देखो, अपन क्या है अभी तक पीआर यादव के अंदर में जो हार्ट का जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एकदम से अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब जो रिमेनिंग पोर्शन इसका बचा है वो बचा है अपना इसका जो डिजीज पोर्शन है वो। तो अब अपन डिजीज पोर्शन शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जो डिजीज हैं सबसे पहले ही डिजीज आ जाती है अपनी कौन सी, सी ए डी सॉरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं अपन। चलिए सीएडी के अंदर में, सीएडी वैसे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी डिजीज जो किसके रिगार्डिंग अपने कोरोनरी आर्टरी के रिगार्डिंग होती हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर में बात करते हैं अपन डिजीज के अंदर में। तो सीएडी क्या है, नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाना, या तो नैरो हो जाना, सकड़ा हो जाना, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बन जाना इसके अंदर में, दैट्स कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। और ब्रांच यूजुअली रिजल्ट आर्थरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि उस आर्टरी का क्या हो जाना, कड़क हो जाना एक तरीके से, दैट्स कॉल्ड, अपन उसको क्या बोलते हैं, सी ए डी, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, इन डिक्रीज इट रिजल्ट इन डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। किसका डिक्रीज हो जाना, एक तरीके से आपके जो मायोकार्डियल टिश्यू हैं इनके अंदर में जो है परफ्यूजन का है वो क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, दैट्स कॉल्ड मायोकार्डियल डिजीज। और इसके अंदर में और क्या होता है, सी ए डी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में रिजल्ट टू कोज हाइपरटेंशन, एमआई, एंजाइना, हार्ट फेलियर एंड डिसएरिथमिया एंड डेथ। ये सारी चीजें क्या कर सकता है, सीएडी की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि पेशेंट के अंदर में बीपी बढ़ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना देखने को मिल सकता है यानी चेस्ट पेन, या फिर हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, या फिर डिसएरिथमिया यानी कि हार्ट की जो बीट्स हैं वो इरेगुलर हो सकती हैं, या फिर डेथ हो सकती है पेशेंट की। ये सारी कंडीशन अपने को इसमें देखने को मिल सकती है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल सी बात है कि सीएडी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती हैं, जिसके अंदर में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या फिर उसके अंदर में क्या बन जाना, स्क्लेरोसिस, आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाना उसका। ठीक है, या फिर उसके अंदर में क्या हो जाना, नेरोइंग हो जाना आर्टरी का, दैट्स कॉल्ड सीएडी। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज जो है अपनी हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन, बीपी के बारे में आपने सुना ही होगा, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, persistent elevation of systolic BP above the 140 mm of Hg and diastolic BP above 90 mm of Hg, that's called hypertension. Average adult on three separate regarding recorded several weeks apart called hypertension. ठीक है, सेवरल वीक्स पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग टाइम पे अगर आप ये जो है इंक्रीज हो रहा है बीपी, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। सीधी सी बात, दो ही चीजें जान रखनी है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितना, सिस्टोलिक तो 140 से अबव, और डायस्टोलिक कितना, 90 mm ऑफ एचजी से अबव अगर इंक्रीज होता है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए आगे इसके अंदर में और क्या देखा, हाइपरटेंशन known as silent killer because it can damage vital organ like heart, blood vessels, kidney, brain slowly without pain। एक तरीके से इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए, कि साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपके हाइपरटेंशन को किस नाम से जाना जाता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में शायद दे रखा होगा आगे या नहीं, पर इसके अंदर में एक रूल्स लागू होता है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 50। कौन सा, रूल ऑफ 50 इसके अंदर में लागू होता है। रूल ऑफ 50 का मतलब क्या है, रूल ऑफ 50 बोलता है कि भाई अगर बात करें कि 50 100% लोगों को क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या मतलब 100 लोगों को क्या है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके अंदर में 50 ही क्या करेंगे,
अपना डायग्नोसिस करवाएंगे, ठीक है। 50 ने डायग्नोसिस करवाया तो उसमें से 50 में से भी कितने, ओनली फॉर 25 लोग क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे या फिर उसको प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, रूल ऑफ 50 यहाँ पे लागू होता है, यानी 50% लोग ही क्या करते हैं, डायग्नोस करवा पाते हैं, और 50% लोग में से भी कितने, 50% वापस से निकाल लो, यानी 25 लोग ही क्या करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर में आगे और नेक्स्ट देखें अपन। नेक्स्ट क्या लिखा, हाइपरटेंशन नोन एज साइलेंट किलर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट, इट इज मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी सेरेब्रल एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। देखो, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज या फिर सेरेब्रल डिजीज या फिर कोरोनरी डिजीज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका हाइपरटेंशन। कौन है, सीधा सीधा हाइपरटेंशन इसके लिए जिम्मेदार होता है। चलिए और क्या है, मेल एक्सप्रेस experiencing hypertension more than female till age। देखो सीधी सी बात है कि फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल है वो ज़्यादा प्रोन होता है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग। और जब 50 की एज आती है तो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा कौन, मेल जो हैं, 50% मेल क्या होते हैं इसके, 50% या फिर एक एवरेज में बोल सकते हो कि महिला के कंपैरिजन में जो मेल हैं वो क्या है, ज़्यादा इसके प्रोन होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल के अंदर में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या लिखा, दिस प्रॉब्लम इंक्रीज विथ एज। ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इट इज मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि अभी के टाइम पर अगर देखें तो ज़्यादातर पब्लिक के अंदर में यही प्रॉब्लम होने को मेन देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए और क्या चीज़ है कि ब्लड प्रेशर जो है बिटवीन 120 130 139 mm of Hg systolic and 80 to 89 mm of Hg diastolic known as प्री हाइपरटेंसिव। इसको क्या बोला जाएगा, आपके प्री हाइपरटेंसिव के नाम से जाना जाता है, यानी कि बीपी होने की अब क्या है, शुरुआत हो चुकी है। अगर आपका बीपी कितना रह रहा है, 120 से 139 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक बीपी रह रहा है, तो जाहिर सी बात समझ जाइएगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर अब हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की जो स्टेजेस हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इसके अंदर में। तो स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज आती है अपनी सिस्टोलिक बीपी, जब 140 से 150 और डायस्टोलिक 90 से 99 तक अगर पहुंच जाता है एमएम ऑफ एच के हिसाब से, तो ये कौन सा आपकी स्टेज फर्स्ट कहलाती है। स्टेज सेकंड की बात करूं तो सिस्टोलिक बीपी अगर 160 है और डायस्टोलिक बीपी कितना रह रहा है 179, तो ये कौन सी है, सेकंड स्टेज है, जिसके अंदर में डायस्टोलिक 100 टू 109 तक वेरी करता है, ठीक है। कितना, 100 टू 109 तक वेरी कर रहा होता है। सिस्टोलिक कितना है अपना, 60 से 79 तक का, ठीक है। उसके बाद में जो अपना लास्ट और थर्ड स्टेज होता है इसके अंदर में जो बीपी है सिस्टोलिक अबाउ 180 और डायस्टोलिक बीपी की बात करें तो 110 mm ऑफ एच के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टेजेस के बारे में। अब इसके बाद में इसके अपन जो कोज हैं वो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से कोज होते हैं, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कोज, यानी अगर हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन भी करें तो कोज के आधार पर अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो एसेंशियल हाइपरटेंशन इज आइडियोपैथिक और हाइपरटेंसिव। आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं इसको। हाइपरटेंशन एब्सेंस ऑफ अंडरलाइन डिजीज, जो अंडरलाइन डिजीज है उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट 90 टू 95 ऑफ ऑल केसेस हाइपरटेंशन, ठीक है। यानी ज़्यादातर जो हाइपरटेंशन होता है वो कौन सा वाला होता है, अपना प्राइमरी हाइपरटेंशन ही अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आइडियोपैथिक जो बोलते हैं वो बात करें इसके रिस्क फैक्टर के, भाई कारण क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये अपने को देखने को मिलता है। तो पहला ही कारण है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर। इसके अंदर में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक तो अपना जेनेटिक, भाई आप पैदा हुए पर आप अपने जीन को तो नहीं बदल सकते ना, जहाँ पैदा हुए हो जिस पेरेंट्स ने जो जीन दी हैं उन्हीं जीन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
एजिंग, क्या आप अपनी उम्र तो घटा नहीं सकते? 50 साल का 60 साल का आदमी है तो उसको होना तो होना ही है। और दूसरा है जेंडर, मेल है तो मेल ही होगा ना, फीमेल तो होने से रहा। तो उस कंडीशन में भी आपको ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं मॉडिफाइबल रिस्क की, यानी ऐसे फैक्टर जिनको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, यानी ऐसा लगे कि आप इससे क्या कर सकते हो, बीपी को एक बार के लिए कंट्रोल कर सकते हो। जैसे स्मोकिंग नहीं करना, एक्सेसिव एल्कोहल, या फिर ओबिसिटी की बात हुई, या फिर इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट, या फिर सोल्ट, कैफीन, और हाइपरलिपिडीमिया, और सेकेंडरी लाइफस्टाइल, और स्ट्रेस। ये सारी कंडीशन क्या है, आपके बीपी को बढ़ाता है। अगर आप इनको मैनेज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, कोज है आपके, यानी कि जिनको आप मॉडिफाइड कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपन अपना नेक्स्ट जो कोज है उसके अंदर में, वो है अपना सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर डिजीज, यानी किसी भी डिजीज की वजह से हो रहा है, अदर डिजीज की वजह से, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर में देखूं तो क्या लिखा है, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर नोन अननोन, लाइक रीनल फेलियर, और उसके बाद में फिनोक्रोमोसाइटोमा, उसके बाद में जैसे फिनोक्रोमोसाइटोमा के अंदर में आ जाता है केटामाइन, उसके बाद में प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, उसके बाद में जो आपका एड्रिनल मेडुला है, इन सब की वजह से आपको देखने को मिल सकता है इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन, यानी आपको पता है किडनी की एक लेयर होती है जो क्या करती है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, तो ये भी क्या कर सकता है, आपके हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका हाइपर नाइट्रीमिया हुआ, HCF हुआ, क्रोनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन, या फिर मेडिकेशन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो आप, तो उन सारी कंडीशन के अंदर में आपको क्या हो सकता है, ये रिस्क रहता है किसका, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कौन सा आता है आपका, थर्ड नंबर का जो हाइपरटेंशन है, उसको बोलते हैं अपन वाइट कोट हाइपरटेंशन। देखो, वाइट कोट हाइपरटेंशन कुछ अलग से बीमारी नहीं है। इसके अंदर में इंक्रीज बीपी ओनली ड्यूरिंग मेजरिंग बीपी बाय फिजिशियन ड्यू टू एंजाइटी। फाइट कोर्ट का मतलब, भाई डॉक्टर के पास गया कोई पर्सन, सामने बैठा है, डॉक्टर को देखा, अरे भाई साहब इसको देख के ही क्या बढ़ जाएगी, आपकी बीपी बढ़ गई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। भाई कारण क्या बोले, सिम्टम्स की बात करें, भाई क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, भाई इस वजह से बढ़ा, तो पैसे पेशेंट का हेडेक हो रहा है, टाइनिटस हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर asymptomatic for many years till complications are developed, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, फ्लस्ट फेस हो सकता है, और उसके बाद में और हो सकता है आपका ये एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नाक से खून आना, विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं सिम्टम के अंदर में, किसके, हाइपरटेंशन के सिम्टम के अंदर में। चलिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट है अपना हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस की बात करूं मैं, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, इट इज एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, या फिर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर में किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, अकर ड्यू टू एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ बीपी मोर देन 180 बाय 120 mm ऑफ Hg, यानी किसी व्यक्ति का बीपी कितना चला जाए, 180 के भी क्रॉस चला जाए, तो उस कंडीशन में अपन को ये देखने को मिला, इट कैन बी caused vital organ damage like brain, heart, kidney and रेटाइना ऑफ आई, ये सारा देखने को अपने को मिल सकता है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन वाया आईवी रूट, इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट क्या है, ड्रिप लगानी पड़ेगी, आईवी लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको सीधा नस के अंदर में, ब्लड के अंदर में क्या देना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट का राम नाम सत्य हो सकता है, ठीक है। चलिए, बात करें अब मैनेजमेंट की, भाई मैं क्या मैनेजमेंट में आप किसके अंदर में क्या क्या कर सकता हूँ, कि भाई इसको मैं सही कैसे कर सकता हूँ। चलिए, बात करें मैनेजमेंट की, तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज रिड्यूस बीपी एंड प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज, ठीक है। जो अगर गोल ऑफ ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो बीपी का ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा ऑर्गन डैमेज को। टेक बीपी ऑन बोथ आर्म विथ द क्लाइंट इन सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन, जब आपका पेशेंट बैठा है, खड़ा है,
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में आपको दोनों ही हाथों से क्या लेनी है, ब्लड प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, चलिए। असेस द क्लाइंट फॉर कार्डियोवास्कुलर चेंजेस लाइक डिस्टेंडेड नेक वेन। ठीक है, उसके बाद में ट्रेकिकार्डिया, उसके बाद में डिसएरिथमिया। ये चार तीन चीजें हैं जो आपको पेशेंट के अंदर में नोटिस करनी है। ठीक है, भाई डिस्टेंडेड नेट यानी आपके जो गले की जो नेन के अंदर में जो वेन होती है, इसको देखना है आपको। ठीक है, ट्रेकिकार्डिया को देखना है और आपको डिसएरिथमिया को भी देखना है इसके अंदर में। इवेल्युएट चेस्ट एक्सरे फॉर हार्ट इनलार्जमेंट, यानी इसकी क्या करनी है आपको, कार्डियोमेगेली करनी है। ठीक है, चलिए। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो है वो क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब तो क्या है, दवाइयों की बात गई, अब बिना दवाइयों के आप इसको कैसे सही कर सकते हैं या फिर कैसे ट्रीट कर सकते हो, उसके लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नॉन मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर सच एज, स्ट्रेस को कम कर दो, ओबेसिटी को कम कर दो, डाइट सही लो, और जो आपका सिगरेट स्मोकिंग है उनको भी आपको बंद कर देना है। तो उससे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा और आपका थोड़ा डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ जाएगा। डाइट मॉडिफिकेशन की बात करो कि भाई डाइट के अंदर में क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, तो बात करें डाइटरी जो है, आपको लो सोडियम इंटेक देना है, यानी सोडियम कम से कम खिलाना है, यानी 4 से 6 ग्राम टेबल साल्ट NaCl है या फिर 2 ग्राम सोडियम पर डे के हिसाब से ही पेशेंट को देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना है। और बात करें कि भाई लो इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, यानी आपके जो सेचुरेटेड फैट है इसका जितना कम हो सके उतना इंटेक कम करना है। कंप्रेस्ड पोली सॉरी पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जो आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के जितना कम खाओगे फैट उतने से ही कम आपका फैट बनेगा बॉडी के अंदर में। ठीक है, ये भी रिस्क कम करने का काम करता है। उसके बाद में टी एंड कॉफी इनटेक लेस देन 2 to 3 कप्स पर डे, यानी जितना हो सके आपको चाय कॉफी कम पीनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको और क्या करना है, बोले और करनी है आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जिसको बोलते हैं वो करना है आपको। व्यायाम में क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन बी रिड्यूस द वेट, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइज लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपका HDL है अच्छा वाला जो लिपिड है वो इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा किससे, एक्सरसाइज। उसके बाद में एक और क्या मैनेजमेंट करना है, बोले स्ट्रेस, रिड्यूस स्ट्रेस बाय रिलैक्सेशन मेडिटेशन लाइक बायोफीडबैक एंड एनर्जी टू लोअर बीपी बिकॉज स्ट्रेस इंक्रीज बीपी, यानी जाहिर सी बात है बीपी को इंक्रीज करा स्ट्रेस, तो इसको भी क्या करना है आपको कम करना है। बाय इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कैटा सॉरी कैटेकोलामाइन। ठीक है, जो आपका कैटेकोलामाइन है यानी एड्रेनलिन का सिक्रेशन है, इसको भी क्या करवाना है आपको जो है इंक्रीज करवाना है। ठीक है, बायोफीडबैक इज ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइंड टू डेवलप वन एबिलिटी टू कंट्रोल ANS। ठीक है, आपकी जो ANS की कंट्रोलिंग है उसको बढ़ाएगा, यानी जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है उसको इंक्रीज करवानी है। ठीक है, उसके बाद में स्मोकिंग और सिगरेट, अरे जाहिर सी बात है निकोटीन आता है इसके अंदर में, इसलिए इसको जितना हो सके क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद में बात करें अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के, भाई जो दवाइयों वाला मैनेजमेंट है उसके अंदर में आपको क्या क्या देना है, कि भाई क्या क्या दवाइयाँ खिलानी है। तो पहली दवाई खिलानी है डाययूरेटिक्स, अपने को पता है कि बॉडी के अंदर में डाययूरेटिक्स जाएगा तो क्या करेगा ये, एन एजेंट टू डिक्रीज यूरिन इंक्रीज, डिक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज एक्सेशन ऑफ सोडियम, जितना सोडियम बाहर निकलेगा अपने को पता है सोडियम बाहर निकल से बड़े, इसके साथ में और कौन जाता है आपका H2O भी जाता है, यानी वाटर भी जाएगा, और जिससे क्या होगा आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा भी कम होगी और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा।
चलिए, और क्या है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं सिंपैथेटिक बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट, सो डिक्रीज एचआर, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। डायलेट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। एग्जाम्पल आर, क्या एग्जाम्पल हैं, इसका एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोल। जो प्रोप्रेनोल है वो क्या कर रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग होता है। लेबेटलोल है या फिर मेटोप्रोलोल है या फिर एटेनॉल है, ये सारे क्या करते हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपको एक तरीके से हाइपरटेंशन से रिकवर करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने से होगा क्या, एन एजेंट टू ब्लॉक एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्मूथ मसल्स। अगर एंट्री बंद कर दी जाए कैल्शियम की, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम क्या करता है, सोडियम को अलाउंस देता है। तो कैल्शियम मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वेजोडाइलेशन होगा। एंड मायोकार्डियल, मायोकार्डियम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्थ कॉन्ट्रैक्शंस। एग्जाम्पल आर, ये क्या लिखा है एग्जाम्पल के अंदर में, अपन देखें निफेडिन, ठीक है, निफेडिपिन, उसके बाद में वेरा फेमिल या फिर नेसेप्टिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारे क्या करते हैं, बीटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कैल्शियम चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वेजोडाइलेशन होता है और मायोकार्डियम के अंदर में हार्ट रेट वगैरह को कम कर देता है। जाहिर सी बात है, जिससे आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में और क्या है, एगोनिस्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी इनिबिटर जो होते हैं वो देंगे। एसी इनिबिटर की बात आती है तो इट इनहिबिट एंजियोटेंसिन टू कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, यानी फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कराता है, सेकंड में। ब्लड वेसल्स आर डाइलेटेड, और एनालप्रिल और कैप्टोप्रिल, जो आइसोप्रिल हैं, ये सारे क्या करते हैं आपके, ये रामाप्रिल, ये सारे क्या करते हैं आपके एसी इनिबिटर्स को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपका वेजोडाइलेशन होता है। एक और कौन सा है आपका, वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर जो ड्रग होती हैं वो भी क्या करती हैं आपकी हाइपरटेंशन को सही करने में मदद करती हैं। देखें इसके अंदर में हाइपरटेंशन को कैसे सही करते हैं, तो इट डायलेट ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या देख लो, मिनोक्सिडिलिन, मिनोऑक्सीडिल जो है, इट ऑल्सो यूज इनटू एलोपेशिया, यानी एलोपेशिया यानी बाल झड़ने की कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रालाजिन या फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके एंटी हाइपरटेंसिव जो वेजोडाइलेटर हैं वो काम करते हैं, और आपके हाइपरटेंशन को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो हाइपरटेंशन था यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। अगर आपको कोई लगता है टॉपिक के अंदर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप सीधा सीधा कमेंट्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपको नंबर वैसे ही उसके अंदर में मिल जाएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।